कोई रेसलर कितना भी टैलेंटेड और आकर्षक क्यों ना हो, उसके बावजूद अगर उन्हें उनके प्रमोशन का साथ ना मिले तो ना उन्हें कोई देखने वाला मिलेगा, ना कोई सुनने वाला। सही समय पे सही पुश एक रेसलर के करियर के लिए बेहद जरूरी है और ये इस इंडस्ट्री में रातों रात बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखता है। इन 10 खिलाड़ियों को कभी ना कभी उनके WWE करियर में वो पुश जरूर दिया गया, लेकिन अब अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हमें किसी न किसी कारण से बहुत हैरानी होगी। वैसे मैं ज्यादातर चीजों के बारे में गलत ही होता हूँ, तो शायद आपको इन रेसलर्स को अभी से बाहर नहीं मान लेना चाहिए। बाकी देखते हैं। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 WWE रेसलर्स हु विल नेवर गेट अनदर मेजर पुश। शुरू करते हैं। नंबर 10, लेसी एवंस। क्या आपको याद है जब लेसी एवंस बस अपना म्यूजिक बजने पर बाहर निकल के आती थी और फिर पलट के वापस बैक स्टेज में चली जाती थी? प्लीज कोई तो बोलो कि उसे भी ये याद है, वरना मैं ये मान लूंगा कि आखिरकार इस काम ने मुझे पागल बना ही दिया है। सैसी सदन बेल ने NXT में कुछ खास नहीं किया था। जब 2018 में उन्हें उस अजीबोगरीब ऑन द वे टू WWE कोहॉर्ट का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया, अगर वो भी मेरे ही दिमाग का ही कोई भ्रम ना रहा हो तो। एवंस को उनका पहला बड़ा प्रोग्राम तब मिला जब उन्हें रेसलमेनिया 35 के बाद बेकी लिंच की नई चैलेंजर के तौर पे पेश किया गया। इन दोनों के कई पेपर-व्यू मैचेस हुए रॉ विमेंस चैंपियनशिप के लिए, जिसके बाद ये कहानी आखिरकार खत्म हुई एक्सट्रीम रूल्स 2019 में हुए एक मिक्स्ड टैग टीम मैच के साथ। और हाँ, लेसी एवंस WWE पेपर-व्यू के मेन इवेंट में शामिल रह चुकी हैं, लेकिन विलियम रिगल कभी नहीं। ये बहुत ही दुखी करने वाली बात है। उसके बाद से एवंस लगातार रोस्टर में नीचे लुढ़कती गईं और अब विमेंस डिवीजन में एक मजबूत मिड कार्ड प्लेयर बन के रह गई हैं। वो किसी भी मायने में एक बुरी रेसलर नहीं है, लेकिन एक ऐसे डिवीजन में जहां इतनी सारी टैलेंटेड खिलाड़ी मौजूद हैं, मुझे लगता है कि अब दोबारा एक मेन इवेंट रेसलर के तौर पे उन्हें शायद ही कभी देखा जाएगा। नंबर 9, बैरन कॉर्बिन। उस एक्सट्रीम रूल्स मेन इवेंट में लेसी एवंस के टैग टीम पार्टनर बैरन कॉर्बिन का WWE में शोहरत का समय एक्स मिलिट्री गर्ल लेसी एवंस से कहीं ज्यादा चला और कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। द लोन वुल्फ शुरुआत से ही सफलता के लिए चुने जा चुके थे, जिसके चलते उन्होंने अपने पहले ही मेन रोस्टर मैच में आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल मैच जीत लिया। आने वाले सालों में उन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीता, यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीता और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट भी अपने नाम किया। और हाँ, उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए भी कई बोरिंग मैच खेले। कॉर्बिन ने 3 अलग अलग पेपर-व्यूज में सेथ रॉलिंस का मुकाबला किया और हर बार वो चूक गए। मेरा मतलब है कि टाइटल जीतने और अच्छा मैच दिखा पाने दोनों से ही चूक गए। भले ही उसके बाद से वो कई बार अपर मिड कार्ड प्लेयर के तौर पे नजर आए हैं, फिर भी कॉर्बिन को द आर्किटेक्ट के साथ उनकी निहायती बकवास लड़ाई के बाद से कभी भी वर्ल्ड टाइटल के दावेदार के तौर पे नहीं देखा गया। NXT के खिलाड़ी होने के कारण कॉर्बिन के लिए उम्मीद थी कि शायद ट्रिपल एच उन्हें वापस रोस्टर में ऊपर पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक तो क्रिएटिव टीम उन्हें हर हफ्ते बैक स्टेज में बेवकूफ बनते देख खुश है। नंबर 8, कार्मेला। 2017 में कार्मेला ने इतिहास रच डाला जब उन्होंने सबसे पहला विमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच जीता। एक तरह से, क्योंकि तकनीकी तौर पे देखा जाए तो जेम्स एल्सवर्थ ने वो मैच जीता था, लेकिन हमें उस बेवकूफी के बारे में जरूरत से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। रिकॉर्ड 287 दिन तक ब्रीफकेस अपने पास रखने के बाद मेला ने रेसलमेनिया 34 के बाद पहले स्मैकडाउन एपिसोड में उसका इस्तेमाल करते हुए शार्लेट फेयर को शिकस्त दी और बन गई स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन। द प्रिंसेस ऑफ स्टेटन आइलैंड के पास टाइटल लगभग 4 महीने रहा, जिसके बाद समर स्लैम में अपना टाइटल हार बैठी फिर से शार्लेट फेयर को। जाहिर सी बात है, वो मैच खत्म होने के साथ साथ से ही मेला को कार्ड्स में बहुत नीचे फेंक दिया गया। सच में ये वही रात थी जब बेकी लिंच के द मैन किरदार का जन्म हुआ था। कार्मेला वहाँ शायद थी भी नहीं। ये पुरानी चैंपियन हमेशा एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनी रहेंगी और किसी न किसी किरदार में हमेशा आसपास बनी रहेंगी, लेकिन ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं लगता कि उन्हें आने वाले समय में कोई बड़ा टाइटल हाथ में पकड़ने का मौका मिलेगा। हाँ, अगर एल्सवर्थ वापस आ जाएं तो कुछ भी हो सकता है। नंबर 7, द मिज। क्या मिज के 2021 के टाइटल रेन को एक पुश कहना सही होगा? वो बेल्ट उनके पास केवल 8 दिन के लिए थी। उनके जरिए ये बेल्ट ड्रू मैकिंटायर से लेके बॉबी लैशली तक पहुंचाने की कहानी बनाने के लिए देखा जाए तो वो आज के जमाने के स्टैन स्टेसियाक थे। अगर हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल बात कर सकते हैं उस समय की जब वो पहली बार WWE चैंपियन बने थे। वही समय जब वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में थे, वही समय जब उन्होंने जॉन सीना को हराया था। वही बुरा समय। मिज उस समय काफी चर्चित स्टार थे, जिन्होंने अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के कारण मिली जीत को कई महीनों तक वर्ल्ड चैंपियन बने रहने में बदल लिया था। सीना से टाइटल हारने के बाद उम्मीद करी जा रही थी कि मिज अपर मिड कार्ड में मजबूती से बने रहेंगे, लेकिन उन्हें जल्द ही किनारे कर दिया गया जब एक खिलाड़ी सीएम पंक सबके बहुत ज्यादा चहीते हो गए। आने वाले दशक से भी ज्यादा समय में मिस के मेन इवेंट्स पे कुछ चुटपुट हिस्सेदारी रही, लेकिन वो हमेशा थोड़े नीचे लेवल पर
ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए। हाल में उन्हें लोगन पॉल को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए हारने का काम दिया गया और सच कहूँ तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया। दुख की बात यह है कि हम मिस को तीसरी बार बड़े टाइटल जीतते नहीं देख पा रहे हैं। हालांकि इससे कहीं ज्यादा अजीब चीजें पहले भी हो चुकी हैं। नंबर 6, कैरियन क्रॉस। सच कहूँ तो ये जान के बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि ट्रिपल एच और कैरियन क्रॉस कोई रिश्तेदार हैं, क्योंकि द गेम ने अपनी हर मुमकिन कोशिश करी क्रॉस को आगे बढ़ाने में। और हाँ, दोनों को ही लेदर जैकेट्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। NXT टेकओवर इन योर हाउस में पुराने किलर क्रॉस ने टोमासो ciampa की धज्जियां उड़ा दी थी और ब्रांड के नए मॉन्स्टर के तौर पे अपनी पहचान बनाई। 3 महीने बाद उन्होंने कीथ ली को हराकर NXT चैंपियन की कुर्सी से हटा दिया। मिस्टर क्रॉस के लिए चीजें बहुत ही अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन एक मिनट रुकिए, वो क्या है? अरे नहीं, ये तो विंस मैकमैन है, हाथ में एक गिम्प मास्क पकड़े हुए। कैरियन के विशाल पैर जैसे उनके नीचे से काट दिए गए जब मेन रोस्टर पे उनके डेब्यू में उन्हें एक कम बजट वाले तोड़फोड़ मचाने वाले की तरह पेश किया गया। और इससे ज्यादा बुरा था उनका पहला ही मैच जेफ हार्डी से हार जाना, वो भी 2 मिनट के अंदर। ये चल क्या रहा है? 2021 में कंपनी से निकाल दिए जाने के बाद क्रॉस ने ट्रिपल एच के क्रिएटिव कंट्रोल की कमान संभालने के बाद WWE में फिर वापसी करी। ट्रिप्स ने अपने पुराने खिलाड़ी को कुछ दमदार कहानियां देने की काफी कोशिशें करी, लेकिन दर्शकों का ठंडा रिएक्शन और बेकार मुकाबलों ने जल्द ही क्रॉस को काफी नीचे धकेल दिया। क्रॉस ने हाल ही में WWE में अपने किरदार की पोजीशन को लेके नाराजगी जताई है, तो हो सकता है कि शायद हम उन्हें कंपनी के साथ आगे ज्यादा समय तक ना देख पाएं। चलो, कम से कम उन्हें अपने बाल ही वापस बढ़ाने का मौका मिल गया। नंबर 5, नटालिया। अगर आप 10 साल पहले का WWE का महिलाओं का रोस्टर देखेंगे तो आपको ये जान के काफी हैरानी होगी कि 10 साल पहले 2013 चल रहा था। जिंदगी कितनी तेजी से भाग रही है, मौत हम सबके लिए आ रही है। आप एक और चीज पाएंगे कि नटालिया ही उस समय की एक ऐसी महिला है जो आज भी कंपनी के साथ हैं। दी एनविल की बेटी नटालिया WWE के इतिहास की सबसे लंबे समय तक काम करने वाली महिला रेसलर हैं, जो कि इस कंपनी से 2007 से जुड़ी हुई हैं। उनका टैलेंट 2000 के दशक के आखिर और 2010 के दशक के शुरुआती सालों में अलग ही नजर आता था और उन्होंने उसी टैलेंट के चलते एक सम्मानित अनुभवी खिलाड़ी के तौर पे अपनी पहचान बनाई। लेकिन इतनी बातें कर लेने के बाद क्या कोई सच में फिर से नैटी का वर्ल्ड टाइटल रेन देखना चाहता है? आखिरी बार जब इस कैनेडियन ने कोई सिंगल्स टाइटल जीता था वो था 2017 में। उन्हें मेन इवेंट को छूने का मौका मिला अपनी असल जिंदगी की खास दोस्त रोंडा राउजी की वजह से, लेकिन बस उसके आगे और कुछ नहीं। सबकी सहमति अब शायद इस बात में है नटालिया के अच्छे दिन अब पीछे छूट चुके हैं और अब बड़े टाइटल्स के लिए और भी कई दिलचस्प खिलाड़ी मौजूद हैं। ये सब कहने के बाद भी ये जान के बड़ा अच्छा लगता है कि किसी भी रॉ या स्मैकडाउन के एपिसोड में अगर किसी भी महिला को एक टैग टीम पार्टनर की जरूरत होती है तो नैटी हमेशा तैयार मिलेंगी। नंबर 4, ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन को उतना शानदार वेलकम नहीं मिला जितना कि कई लोगों को उनकी 2022 की वापसी से उम्मीद थी। व्हाइट फैमिली के पूर्व सदस्य को पैंडेमिक के समय कंपनी से अलग कर दिया गया था और कुछ समय तक कंट्रोल योर नैरेटिव में दिखने के बाद उन्होंने फिर से WWE का रास्ता ढूंढ ही निकाला। उनके जाने से पहले वो एक बड़े खिलाड़ी थे जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके थे, जिसकी वजह से फैंस को उनके आते ही मेन इवेंट में शामिल हो जाने का इंतजार था, पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वापसी के बाद से ब्रॉन ने टैग टीम डिवीजन में दहशत फैला रखी है। ओमोस से भिड़ चुके हैं, IC चैंपियनशिप के लिए चुनौती दे चुके हैं और रिकोशे के साथ टैग टीम बना चुके हैं। और हाँ, उन्होंने वो ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने उड़ते कूदते रेसलर्स की आलोचना करी थी। लगता है उनको बड़ा पुश न मिलने के पीछे उनके बड़े मुंह का ही हाथ है। बस मुझे लगा WWE ने पहले भी कई बार स्ट्रोमैन को बड़े खिलाड़ी के तौर पे पेश करने की कोशिश की है, लेकिन लगभग हर बार चूक गए। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के साथ उनके झगड़ों से ऐसा लगने लगा था कि अगले बड़े स्टार वही हैं, लेकिन साल गुजरते जा रहे और वो अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पाए हैं। चलो, कम से कम हम उन्हें रिंग के चारों तरफ दौड़ते समय ट्रेन की आवाजें निकालते हुए देख ही चुके हैं। नंबर 3, डॉल्फ जिगलर। एक समय ऐसा भी था जब रेसलिंग जगत डॉल्फ जिगलर की मुट्ठी में था। रेसलमेनिया 29 की अगली रात द शो ऑफ ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया एल्बर्टो डेल रियो पर और पहली बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को अपने नाम किया। बस आप ये भूल जाओ कि विकी गुरेरो ने उन्हें ऐसे ही किसी एक स्मैकडाउन एपिसोड में वो बेल्ट पकड़ा दी थी। ठीक है, बदकिस्मती से किस्मत जिग्लीपफ के साथ नहीं थी और उनका चैंपियन बने रहने का सफर बीच में ही चोट की वजह से दर्दनाक ढंग से रुक गया और ये आखिरी बार था जब वो मेन रोस्टर पे वर्ल्ड चैंपियन रहे। जिगलर अपने पूरे WWE करियर में रुक के मिलने वाले पुश के शिकार रहे हैं। एक तरफ तो वो सर्वाइवर सीरीज के अकेले सर्वाइवर बनते हैं
और उसके बाद रेसलमेनिया में एक लैडर मैच में बस जगह भरने का काम करते हैं। एक तरफ वो द मिज के खिलाफ अपने करियर के लिए लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद उन्हें बॉबी रूड के साथ जोड़ी बना के एक टैग टीम में फेंक दिया जाता है। सच में हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इस आदमी को लगातार पुश दे दो। उनके आजकल के मैच से साफ है कि कंपनी उन्हें एक अनुभवी मिड कार्डर से ज्यादा और कुछ नहीं समझती है, जो कि नए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक समय ऐसा था जब वो एक मेगा स्टार बन सकते थे, पर अब वो सपनों की नाव एस जिगलर बदकिस्मती से रवाना हो चुकी है। नंबर 2, कोफी किंगस्टन। कोफी मेनिया एक जादुई समय था। एक दशक से भी ज्यादा समय तक पूरी जान लगाकर लैडर मैचेस, टैग टीम मैचेस में परफॉर्म करने के और इक्का दुक्का बार आईसी या यूएस टाइटल रन जीतने के बाद आखिरकार कोफी किंगस्टन ने सबसे बड़ा टाइटल जीत ही लिया। उन्होंने अपने लिए रेसलमेनिया 35 में एक स्पॉट कमाया और अपने अच्छे दोस्तों बिगी और जेवियर वुड्स के पूरे सपोर्ट के साथ उन्होंने डैनियल ब्रायन को हराकर अपने शानदार करियर में पहली बार WWE चैंपियन बने। और फिर तब क्या हुआ जब वो ब्रॉक लेसनर को वो टाइटल हार गए। उन्हें वापस टैग टीम डिवीजन में डाल दिया गया और उनके टाइटल रेन के बारे में फिर कभी कोई बात ही नहीं हुई। सपने वाकई में सच जरूर होते हैं। कोफी मेनिया के एक साल बाद किंगस्टन एक लैडर मैच में स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद उन्हें ओमोस ने मसल कर रख दिया और फिर उन्हें और वुड्स को 3 मिनट में ही ब्रॉलिन वुड्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हाँ, ये सही है कि उन्होंने और वुड्स ने हाल ही में NXT टैग टाइटल्स जीते हैं, लेकिन कंपनी उनके साथ तब तक कुछ भी मजबूती से करने में दिलचस्पी लेती नजर नहीं आ रही जब तक कि उसमें न्यू डे के बाकी सदस्य भी शामिल ना हो। और ये काफी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि कंपनी के खुद के पास कई सबूत हैं कि दर्शक कोफी को सिंगल स्टार्स की तरह देखना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि शुक्र है उनके पास पावर ऑफ पॉजिटिविटी है, वरना ये सब काफी बेरंग नजर आता। नंबर 1, जिंदर महल। हालांकि ये बहुत पहले 2017 में हुआ था, लेकिन आज भी इस बात पे विश्वास सा नहीं होता कि जिंदर महल लगभग पूरे साल तक WWE चैंपियन बने रहे थे। 3MB के पूर्व सदस्य जिंदर को कंपनी ने चुना था भारतीय बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने के प्लान की कमान संभालने के लिए। भले ही उन्हें एक कमजोर हील के तौर पे दिखाया गया जिन्हें अपने गुर्गों की जरूरत पड़ती थी मैचेस जीतने के लिए। 170 लंबे और उबाऊ दिनों तक चला महल का रेन भरा पड़ा था पकाऊ मैचेस, फीके प्रोमोस और एक अनजान शक्ति से जो किसी भी इंसान के अंदर से सारी खुशियां चूस लेती थी, अगर उसके बारे में बस सोच भर लिया जाए तो। शुक्र है उनका चैंपियन बने रहने के समय का खात्मा किया एजे स्टाइल्स ने। थैंक यू एलन। जिंदर ने आगे चलकर रेसलमेनिया 34 में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जीती, जिसके बाद अपने इस प्रयोग में कंपनी की सारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। उन्हें 2023 के शुरुआत में एक चुटपुट सा पुश मिला था जब उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को NXT टाइटल के लिए चुनौती दी थी, पर काफी लंबे समय से उन्हें एक मजबूत मेन इवेंट टैलेंट की तरह नहीं देखा गया है। सच कहूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं जिंदर को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं हॉट सीट पे किसी और को देखने में ज्यादा खुश हूँ।